हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई नो कि आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा। अ सीक्वेंस हुज सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ कॉमन नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो ये अपनी जो कॉमन जीपी है वो लिखी हुई है ए, फिर उसमें मैंने एक नंबर आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर हो गया, फिर से आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर हो गया, फिर से आर मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब हो गया, और ये इस तरीके से चलते जाएगी। ये जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और ए तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। जनरल टर्म देख के क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है। तो nth टर्म में आर की पावर क्या होगी? n-1। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 162 and plus minus 486 √3। आई एम श्योर कि बहुत लोगों का आ गया होगा। जिन लोगों का नहीं आया सॉल्यूशन देख लीजिए भाई। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स आर दिस एंड दिस। सो लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज ए, द कॉमन रेशियो इज आर। तो थर्ड टर्म मतलब ए आर रेज टू पावर 2, this is equal to 6। फिफ्थ टर्म मतलब a into r raised to power 4, this is 18। ये सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड किया तो मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, r की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3। ठीक है भाई, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। अब अपने को क्या फाइंड करना है? नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म दिस विल बी इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर 8। अच्छा, अभी हमको a भी निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने को r पता है। तो r स्क्वायर अगर मैंने 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो a पता है, r पता है, 2 इंटू आर स्क्वायर रेज टू पावर 4 मतलब 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ये r रेज टू पावर 8 को ये लिख सकता हूं मैं, 3 रेज टू पावर 4 81, 81 इंटू 2 162। फिर अपने को क्या निकालना है? 12th टर्म। तो T12 इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर 11। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस मैं इसको a इंटू आर रेज टू पावर 10 इंटू आर करके लिख लेता हूं, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 3 हमको पता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। एग्जाम टाइम पे आप लोग इस चीज को कर सकते हो। तो आर स्क्वायर अगर 3 है तो आर रेज टू पावर 10 मतलब 3 रेज टू पावर 5, दैट विल बी 243। ए अपना आ गया 2 ऑलरेडी, तो 243 इंटू 2 दैट विल बी 486, और आर की वैल्यू है प्लस माइनस √3। सो दिस विल बिकम प्लस माइनस 486 √3। दिस इज जस्ट टू स्पीड अप योर कैलकुलेशन कि भाई आर की गंदी वैल्यू आ रही है लेकिन आर स्क्वायर की अच्छी वैल्यू है, और आर रेज टू पावर 11 को अपन इस तरीके से लिख देंगे कि भाई जितना अपन मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए डेटा का वो उठा लेंगे। सो वॉट एवर सूट्स यू। आई बिलीव कि आप लोगों को ये सब चीजें तो पता है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी फॉर्मूला आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, बट उसका प्रूफ देख लेते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और आगे जाके यूज भी होने वाला है। तो ये रही अपनी सीरीज जिसका अपने को सम फाइंड करना है। सम मतलब SN, ये लिख दिया। फिर क्या कर रहा हूं मैं कि इस सीरीज को R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं A को R से मल्टीप्लाई करूंगा तो AR आ जाएगा, AR को R से मल्टीप्लाई करूंगा तो R स्क्वायर आ जाएगा। उसको इसके नीचे लिखना है, बट एक टर्म थोड़ा सा आगे सरका के। क्यों? ताकि जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, तो ये जो AR है ये कट जाएगा, ये जो AR स्क्वायर है ये कट जाएगा, ये यहाँ पर AR क्यूब भी होगा,
वो कट जाएगा। ये ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, ए आर रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, वो भी कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये पहली टर्म बच जाएगी और ये लास्ट टर्म बच जाएगी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन, दैट विल बिकम 1 माइनस आर टाइम्स एस एन, और ये ए माइनस ए इंटू आर रेस्ट टू पावर एन। अब वहां से तुम ए कॉमन निकाल लो और ये सब चीजें लिख लो, ये 1 माइनस आर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। ऑब्वियसली हम डिनोमिनेटर में तभी ले जा सकते हैं जब वो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो होता तब तो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स हो जाती। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आर इक्वल टू 1 है तो समेशन की वैल्यू है एन ए, और अगर आर नॉट इक्वल टू 1 है तो समेशन की वैल्यू ये आ गई। 10th तक के आप लोग जो पढ़ते हो उसमें ऐसा लिख देते हैं कि a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन फॉर आर ग्रेटर देन 1 और फॉर आर लेस देन 1। टेक्निकली दीज टू आर नॉट डिफरेंट। भाई ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाला, नीचे से माइनस साइन कॉमन निकाला, कैंसिल आउट कर दिया, तो है तो बात यही, घूम फिर कर ये एक ही फॉर्मूला है। ये एक सेकंड वेरिएशन तब आ जाता है जब आर की वैल्यू 1 हो जाए, विच इज यूजुअली नॉट द केस, देखने को कहीं मिलता नहीं है। तो ऐसे डाउट में मत रहना कि भाई ये तो चीज सर आपने बताई नहीं और ऐसा वैसा, बात बराबर ही है। वो तो 10th में क्या होता है ना कि भाई बच्चे नेगेटिव को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाएं, इसलिए इस तरीके से बता दिया जाता है कि हाँ भाई चलो आर 1 से बड़ा है तो फॉर्मूले को इस तरीके से लिखो कि यू गेट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। बट अब तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमारे लिए सब एक ही बराबर है। आगे बढ़ते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भैया इसका? 112। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। फर्स्ट टर्म 7 दे रखा है, nth टर्म की वैल्यू 448 दे रखी है, तो nth टर्म मतलब a तो हो गया 7, r कॉमन रेशियो अपन मान लेते हैं n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 448। यहां से 448 को 7 से डिवाइड किया तो r रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 64। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है अपने पास भाई कि सम अप टू n टर्म्स, Sn मतलब a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप लोग r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। इक्वल टू कितना दे रखा है 889, a कितना है 7 है, तो जब ये 889 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 127। इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए r रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू अपने पास 64 ऑलरेडी है। यहां से तुरंत ही r मत गैस कर लेना। कॉमन टेंडेंसी होती है कि यार यहीं से लोग जो ना कई बार r बता देते हैं और वो लकीली सही भी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वैसा नहीं है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे भाई 2 वेरिएबल है ना r और n। एक इक्वेशन से तुम 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, तो अपने को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर r रेज टू पावर n माइनस 1 की वैल्यू 64 है तो r रेज टू पावर n, मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर r से मल्टीप्लाई करूं तो r रेज टू पावर n इक्वल टू 64r हो जाएगा, और ये वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये सेकंड वाली इक्वेशन में, तो अपने पास आ गया 1 माइनस 64r बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 127। क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू अब निकालोगे तो r की वैल्यू प्रॉपरली 2 आ जाएगी। कई लोग यहीं से गैस करने की कोशिश करते हैं कि भाई 64 को लिख दिया अपन ने 2 रेज टू पावर 6 तो r को 2 मान लिया। क्यों भाई, आपके पास n की वैल्यू है क्या? नहीं है, तो वो टेक्निकली गलत है। हर वक्त ऐसा धुप्पल में जरूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि 64 है तो उसको 2 रेज टू पावर 6 ही क्यों लिख रहे हो? आप उसको √2 रेज टू पावर 12 क्यों नहीं लिख रहे हो?
तो वहां से एक इक्वेशन से इसे कंपेयर करके मत निकालो, यहां से प्रॉपरली r इक्वल टू 2 आता है। a अपने को ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में निकालना था अपने को T5 इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n-1 मतलब 4, तो ये आ गया आंसर 112, बहुत ही इजीली और सही तरीके से। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अगर कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है तब जीपी कन्वर्ज होती है। ये कन्वर्ज का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए भाई, ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है जीपी, ऑब्वियसली, चलिए पहले तो अपन r बिटवीन 0 to 1 देखते हैं, नेगेटिव तो उसी के साथ कोरिलेट कर लिया जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ a, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल r की वैल्यू 1/2 है, तो अगर a कुछ भी हुआ ये उसका हाफ हो जाएगा, ये फिर उसका हाफ हो जाएगा, फिर ऐसे वैल्यू कम होते जाएगी। तो ये वैल्यू जो है ना 0 को अप्रोच कर रही है। तो यही चीज हो रही है कि अच्छा, नेगेटिव के साथ क्या आएगा, बस खाली अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो वो भी डिक्रीज करेगा। तो यही लिखा हुआ है कि जब r -1 से 1 के बीच में है तो r रेज टू पावर n जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब n बड़ा होते जाएगा तो r रेज टू पावर n की वैल्यू छोटी होती जाएगी, क्योंकि r जो है वो -1 से 1 के बीच में है। तो जो फॉर्मूला है अपने पास ये वाला, अगर r रेज टू पावर n 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये चीज 0 हो गई, तो अपने पास सिर्फ क्या बच गया, a/1 - r। ये हो गया सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। सिंपल सा क्वेश्चन, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 2। बहुत ही सिंपल, s इंफिनिटी, a कितना है 1, r कॉमन रेशियो वो कितना है 1/2, सो दिस विल कम आउट टू बी 2। इसका एक प्रूफ ज्योमेट्रिकल आप लोगों को फेसबुक पे देखने को भी कई बार मिलेगा, मैं वो भी बता देता हूं। चलिए भाई, तो देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन मैंने इस तरीके से कर दिया है। ये जो साइड है ये 1 एंड लेट्स से ये 2 है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 2 हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऑब्वियसली सबको पता है। फिर मैंने क्या किया कि इसको ऐसे बीच में से डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो ये जो है ये अब कितना हो गया 1, और ये तो 1 है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है अब जो कि स्क्वायर बन गया, इसका एरिया कितना है 1 के इक्वल। फिर ये जो बचा हुआ एक स्क्वायर है उसको फिर मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो साइड है ये बन जाएगी अब हाफ, और ये अभी भी 1 है, तो ये एरिया कितना हो गया 1 × 1/2, दैट विल बी हाफ। उसी तरीके से फिर ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ऐसे ब्रेक करते जाओगे तो अगर आप देखोगे तो जिन सबका एरिया तुम लोग ऐड करोगे 1 + 1/2 + 1/4, ऐसे ब्रेक करते जाओगे तो ये गाड़ी कहां तक चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। और इवेंचुअली जो इसका टोटल एरिया रहेगा वो तो अपने मेन रेक्टेंगल के बराबर ही रहेगा। तो यहां से ये आ गया कि इसका सम जो है वो इक्वल टू 2 है। ठीक है भाई, तो जब आप फेसबुक पे ये क्वेश्चन देखोगे तो ये कमेंट मत करना कि काश हमारे सर भी ऐसा पढ़ाते तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट इज नॉट दैट कि तुमने इसका आंसर निकाल लिया, पॉइंट इज कि अब इससे रिलेटेड जो टफर क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे हैंडल करोगे, और उनको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के भी तरीके हो सकते हैं, बट एग्जाम में वो तो ना करते बैठोगे। तो फॉर्मूला याद करो, चीजों को सिंप्लीफाइड वे में करो, बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूजलेस है, लेकिन अगर कॉलेज के एग्जाम्स में जूनियर कॉलेज या स्कूल जो भी है तुम्हारा, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाए और ये मेंशन कर दिया कि भाई यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमको ये तो पता है कि इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करना है कि x = 2.3333 लिख दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x - x मतलब 9x,
राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 21, तो x की वैल्यू 7/3 आ गई। आंसर तो बड़ा इजी आ जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कैसे सॉल्व करना है वो अपने को सीखना है। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आंसर तो ऑलरेडी पता है 7/3 है। जीपी से कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। अभी जो 2.3 बार है, मतलब 2.333 एंड सो ऑन, दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 एंड सो ऑन। अच्छा, 0.3 can be written as 3/10. This can be written as 3/100. This can be written as 3/1000. 10⁻³ लिख देता हूँ। और ये कहाँ तक जा रही है गाड़ी अपनी? इन्फिनिटी तक जा रही है। अब अगर तुम ये ऑब्जर्व करो 3/10 प्लस 3/10 का स्क्वायर प्लस 3/10 का क्यूब, ये बन रही है एक इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म 3/10, 3 कॉमन निकाल के 1/10 भी बोल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। कॉमन रेशियो 1/10 रहेगा वेदर यू टेक 3 कॉमन और नॉट। तो इस इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या हो गया? a मतलब 3/10 अपॉन 1 माइनस r, और r कितना है? 1/10। सो दिस इज इक्वल टू 7/3, और ये क्वाइट इजीली हो गया। चलिए फिर 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? टर्म्स आ रही है 10, 20, 40। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। 10th तक के आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई 3 टर्म्स जीपी में लेना है तो ले लो a/r, a r। वो ठीक है, वो बचपना था। अभी क्या ही फर्क पड़ता है, तुम a लो, ar स्क्वायर लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि कैलकुलेशन में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो मैं 3 टर्म्स इन जीपी ले लेता हूं, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 70। पहली बात। फिर क्या लिखा हुआ है? इफ द टू एक्सट्रीम मतलब a एंड ar स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय 4, और मिडिल टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो ये क्या लिखा हुआ है? दीज आर इन एपी। तो एपी के हिसाब से मेरे पास क्या आ गया? मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2ar स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से r की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 और 2, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। निकाल के देख लेते हैं भाई। अब ये जो r की वैल्यू है वो आप जब यहां सब्सटीट्यूट करोगे, सो लेट्स से पहले मैंने r की वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट करी, तो a प्लस a/2 प्लस a/4 इज इक्वल टू 70। तो यहां से आ गया 7a/4 इक्वल टू 70। तो a की वैल्यू हो गई 40। तो इस केस में फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 40, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 10। अगर आपने r को 2 लिया तब टर्म्स आ जाएगी, पहली टर्म आ जाएगी 10, फिर 20, फिर 40। बात तो एक ही है, अपने को तो टर्म्स फाइंड करने की बात करिए। ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, r की वैल्यू अगर 1/2 या 2 लेते हो तो अकॉर्डिंगली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। अरिथमेटिक मीन में a1, a2, a3 ये जो नंबर्स होते हैं इन पे कोई कंडीशन नहीं होती है। ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा नहीं होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अगर नंबर्स नेगेटिव हो गए तब चीजें बदल जाती है। कैसे? जैसे मान लो भाई कि 2 नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूं मैं अगर, और 2 में से अगर एक नेगेटिव है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर हम निकालें
इस फॉर्मूले से, तो -2 इंटू 4 रेज टू पावर 1/2, नेगेटिव का रूट इमेजिनरी हो जाएगा, डजंट मेक सेंस। अच्छा, अभी कोई ये बोले कि सर अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है दोनों ही नंबर नेगेटिव कर लेते हैं। तो -2 इंटू -4 का रूट दैट विल बी 2√2। अब लॉजिकली सोच के बताओ कि दो नेगेटिव नंबर का मीन पॉजिटिव कैसे हो सकता है, और अगर इनमें से कोई एक नंबर 0 हो गया, अगर मैं ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊं कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी टाइप के नंबर्स अलाउड हो गए, तो अगर कोई नंबर 0 हो गया तो ये मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा ही 0 हो जाएगा, फिर तो भाड़ में गए बाकी सब नंबर। तो तुम 0 1 2 3 का जीएम निकालो, या 0 -1 2 3 का जीएम निकालो, या 0 1 2000 10,000 4000 किसी भी नंबर का जीएम निकालो, वो तो हमेशा ही 0 आएगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, एंड व्हाट इट इज, सब नंबर्स का प्रोडक्ट होल रेज टू पावर 1/n, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहां पर ये बात ध्यान रखिए कि जैसे भाई अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एबीसी जो है वो जीपी में है, तो ये हमेशा ट्रू होगा, दिस विल बी ट्रू ऑलवेज, बट we won't say that B is geometric mean of A and C always। वो सिर्फ तभी बोलेंगे जब तीनों की तीनों नंबर पॉजिटिव हैं। देखो भाई सिंपल सी चीज, एक इस तरीके से मैंने जीपी लिख ली, तो ये जीपी तो है, जीपी विथ कॉमन रेशियो -2, बट क्या -4 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन है? नहीं है, लेकिन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी ऑलवेज। -4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 8 16, 16 इज इक्वल टू 16, क्या बोला? ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझनी है। अरिथमेटिक मीन के टाइम पर ऐसा नहीं होता है, अगर एबीसी 3 नंबर एपी में है तो बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। उसका सिंपल सा रीजन सिर्फ ये है, दिस पॉजिटिव। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देखते हैं। जिस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी उसी तरीके से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सीक्वेंस के सभी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रेज्ड, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है। तो जैसे भाई ये अपने पास एक सीक्वेंस है जीपी में, ये तो हमको बचपन से पता है। अब इन सभी नंबर्स को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया ए के, ए आर के, ए आर स्क्वायर के, ये भी जीपी में होगी, इसका कॉमन रेशियो आर, इसका भी कॉमन रेशियो आर। अगर मैं सभी टर्म्स रेज टू पावर सम नंबर कर दूं तो ये बन गया ए रेज टू पावर एम, ये बन जाएगा ए एम इंटू आर रेज टू पावर एम। तो इस केस में जो कॉमन रेशियो होगा वो हो जाएगा आर रेज टू पावर एम, लेकिन है तो अभी भी कॉमन, चेंज हो गया तो क्या हो गया? है तो ये अभी भी जीपी। तो यही चीज लिखी हुई है। वहां पर क्या था एपी में कि अगर दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म, रैंडमली कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अगर वहां पर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो नई सीक्वेंस आएगी वो भी एपी होगी। यहां पर कैसा है कि अगर करस्पॉन्डिंग टर्म को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं तो जो नई सीक्वेंस आएगी वो भी जीपी होगी। प्रॉपर्टी 3 इज इंटरेस्टिंग। अगर ये नंबर जीपी में है तब इनका लॉग, बस ये है कि लॉग का सबका बेस सेम होना चाहिए, कुछ भी हो भले, बेस के पीछे कंडीशन जो होती है वो तो होगी, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो वो जो इनका लॉग है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। चलिए भाई देखिए, ये जो अपने पास सीक्वेंस है ये तो जीपी है, बचपन से पता है। मैं सबका लॉग ले लेता हूं, बेस अभी नहीं लिखता, मैं कुछ भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, log AR by the properties of log, this will be log A plus log R, log AR square, this will be equal to log A plus log R square, और वो जो 2 है वो चक्के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टीज याद है ना?
और उसी तरीके से इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा log a प्लस 3 टाइम्स log r। अब आप क्लियरली देख लो कि log a जो है वो बन गई इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म एंड दिस विल बी दी कॉमन डिफरेंस। ये सेम चल रही है और ये हर टर्म में क्या हो रहा है प्लस log r ये बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। वही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए भाई, जिन लोगों का प्रूफ हो गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं और जिन लोगों का नहीं हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट की बात हो रही है, तो कॉमन रूट की कंडीशन याद है आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पड़ी थी। तो c इंटू डी माइनस f इंटू a the whole square is equals to a times 2e minus d times 2b or not 2b is the question. 2b into f is 2bf। छी 2bf है इसके, बताओ, माइनस 2e इंटू सी। चलिए ये तो कंडीशन हो गई अपने एक रूट कॉमन वाली। अब क्या क्या बोल के रखा है कि भैया ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स इन जीपी। तो यहां से अपने पास ये आ गया कि बी स्क्वायर जो है इक्वल टू ए सी है। अब अपन क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 4। तो कहीं पर मैं ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखूंगा, कहीं पर मैं ये बी रेज टू पावर 4 लिखूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा यस इट्स अ ट्रिकी पार्ट, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट थोड़ा अपन ये भी ध्यान रखते चलेंगे कि भैया अपने को क्या प्रूव करना है, जो आउटपुट है उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और ये क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। ये तो क्या सर ऑब्वियस सी बात बोल रहे हो। चलिए तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से। जब ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये बाहर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए सी बन के जाएगा। तो सी डी डिवाइडेड बाय ए सी, दिस विल बी डी बाय ए। एफ ए डिवाइडेड बाय ए सी, दैट विल बी एफ बाय सी। समझ रहे हो ना ये कहां से आया मेरे पास, ये क्यों आया दिमाग में ख्याल, क्योंकि इधर डी बाय ए है, इधर एफ बाय सी है। इक्वल टू ये जो 2 है और ये जो 2 है इधर से बाहर ले लेता हूं मैं, तो 4 तो बाहर आ गया। यहां पर इस पूरे राइट हैंड साइड को मुझे डिवाइड करना है ए स्क्वायर सी स्क्वायर से, क्योंकि अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को किया है। तो मैं इस वाले ब्रैकेट को ए सी देता हूं और एक ए सी इस वाले ब्रैकेट को भी देता हूं, और इसको अकॉर्डिंगली अपन चीजों को एडजस्ट करेंगे। अब इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। यहां पर ए से ए कट गया तो ये आ गया ई बाय सी। यहां पर ये जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा बी स्क्वायर, तो बी से बी कट गया तो ये बन जाएगा डी बाय बी। यहां पर फिर से ए सी को मैं बी स्क्वायर लिख दूंगा, बी से बी कट गया तो एफ बाय बी आ जाएगा। यहां पर सी से सी कटा, ये बन जाएगा ई बाय ए। चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए भाई, इधर एक चीज है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2df बाय ए सी और इधर लिखा हुआ है df बाय बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर को मैं ए सी लिख सकता हूं। तो अब सब चीजों को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाय सी स्क्वायर
प्लस 2df बाय AC माइनस 4EF बाय DC फोर DE बाय AB प्लस 4E स्क्वायर बाय AC इक्वल टू 0। अब देखिए भाई, जो हमको प्रूव करना है ना, उसमें D बाय A है, F बाय C है, E बाय B है। यहां पर E स्क्वायर बाय AC लिखा हुआ है, तो मैं इसको AC की जगह B स्क्वायर लिख दूंगा। तो अब जो मेरे पास चीजें आ रही है, जरा मैं थोड़ा सा चीजों को रीअरेंज करता हूं। ये D बाय A का होल स्क्वायर प्लस F बाय C का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4E स्क्वायर बाय B स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज 2E बाय B का होल स्क्वायर प्लस 2df बाय AC माइनस 4EF बाय BC माइनस 4ED बाय AB। अब ये बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर विच इज एक्चुअली टफ टू ऑब्जर्व, बट I'll make you observe that. देखिए भाई, ये जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। देखो, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर लिखा हुआ है, b का स्क्वायर लिखा हुआ है, c का स्क्वायर लिखा हुआ है। बीच में जो माइनस साइन है उसकी वजह से जो चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई होगी वो माइनस के साथ होगी। प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो 2 टाइम्स DF बाय AC, वो ये लिखा हुआ है। प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो माइनस हो जाएगा वो, तो माइनस हो गया 2 इंटू 2, वो तो हो गया -4, तो -4 इंटू EF बाय BC, EF बाय BC लिखा हुआ है। फिर माइनस ये एक 2 इसकी वजह से, और एक और 2 जो फॉर्मूले की वजह से आता है, तो वो हो जाएगा -4 टाइम्स ED बाय BA, वो ये आ गया। तब जब ये परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D बाय A प्लस F बाय C इज इक्वल टू 2E बाय B। इसका मतलब ये जो तीन क्वांटिटीज हैं, D बाय A, E बाय B, F बाय C, these आर इन AP। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।